इसमें अगर इन्वेस्टमेंट का इशू है तो इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया करें जैसे इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस को ट्रीट करते हो। लास्ट चीज को देखिएगा, अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम 398। इस अमाउंट को क्या करना है, एडजस्टमेंट में जाकर माइनस कर देना। इन्वेस्टमेंट इनकम के नाम से, इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर 390, यहां पर ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपने जाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और ओपनिंग बैलेंस गिवन। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इनकम रिसीवेबल है, जस्ट लाइक इंटरेस्ट रिसीवेबल। जैसे इंटरेस्ट रिसीवेबल की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट आ रहा होता है ये वो वाली बात है। तो हमने करना क्या है, अगर आपको डायरेक्ट इक्वेशन बनानी आ जाए तो ठीक है, वरना इसका लेजर बना लिया करो। जैसे इंटरेस्ट पेएबल का बनता है ना, वैसे रिसीवेबल का बनता है। इनकम रिसीवेबल, इसका ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पर आएगा, कैरी डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा। ब्रॉड डाउन इसका कितना है 80 और 96। इसमें जो इनकम फॉर द ईयर होगा, जिसे हम एसओपीएल कहते हैं, वो यहां पे आएगा और यहां पर आएगा कैश रिसीव्ड। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर बनता है ना, तो ये अपोजिट साइड पे होते हैं, क्योंकि ये कैश हमारा डेबिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आ रहा है। ये एक्चुअल में एंट्री क्या पास हो रही है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अब एसओपीएल में 398 है, तो हम इसको क्लोज कर देंगे। ये कितना टोटल आ जाएगा 380। ये जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड कर देना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। अब बाकी जो आईकैप ने किया होगा, उसने इन्वेस्टमेंट के साथ प्लस माइनस करके किया होगा, आपने उसको नहीं देखना, आपने अपने तरीके से सवाल करना है। तो आप सिंपल 382 से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड के नाम से लिखते हैं, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जिस तरह से हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को करते हैं। फॉर द ईयर पहले रिवर्स कर देते हैं, पेड बाद में माइनस कर देते हैं। इक्वेशन भी इसकी बन सकती है, ब्रॉड ऑन प्लस एसओपीएल माइनस कैरिड ऑन, फिर भी यही आंसर आएगा। और कोई बात? और बाकी जहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है, इसका अलग से डिफरेंस लेकर एडजस्ट कर देना। आईकैप क्या करता है कि ये जो वैल्यूज हैं, इसमें ओपनिंग को ओपनिंग में प्लस कर देता है, क्लोजिंग को क्लोजिंग में प्लस कर देता है, तो इस तरह से डिफरेंस लेता है। आपने ऐसे नहीं करना, आप सिंपल उसका अपना लेजर बनाए जो हमें नॉर्मल तरीका है। और इस इन्वेस्टमेंट का अगर बढ़ रही है तो परचेज है, कम हो रही है तो सेल है। ठीक है? और कोई चीज इसके अंदर ऐसी जो आपको ना समझ लगी हो? अब इसको करवाने की जरूरत तो नहीं है ना, अगले सवाल पे हैं। अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, इनकी बात हो रही है, हर रिसीवेबल की बात नहीं हो रही। हर रिसीवेबल जो कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी के भी रिसीवेबल होते हैं, वो तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर चले जाते हैं, जैसे एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम। ये जो इंटरेस्ट के हैं ना, इनकी बात हो रही।
है ही दो, या तो इंटरेस्ट रिसीवेबल की बात होगी, तीन है टोटल, इंटरेस्ट रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल और इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल। ये तीनों पेएबल हूं तो उनका अपना तरीका है, रिसीवेबल हो तो उनका ये तरीका। चलिए एक ये छोटा सा सवाल है, छोटा तो नहीं है, अच्छा सवाल है, इसकी मैं आपको एंट्रीज करवाता हूं, बल्कि मैं आपको ना डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट बताता हूं। अब ये कुछ क्वेश्चन मैं खुद चाहता हूं कि ये आप लोग करो, ये आप करके आओगे तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अब वो टाइम खत्म हो गया कि अब एक दो सवाल में आपको परेशानी आएगी, क्योंकि अगर मैं ही डिस्कस करके देता रहा ना तो आपको आदत हो जाएगी, फिर आपसे सवाल नहीं होना कोई आंसर। तो कल के लिए ये एक तो क्वेश्चन 25 अच्छा सवाल है, बल्कि बहुत अच्छा सवाल है, ये आपने करना है, बाकी सवाल बाद में देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। मैं आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट कर रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी चेंज है, बाकी सारा से नाम लिखा करेंगे, बाकी तो वैसा ही है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फॉर द ईयर एंडेड, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पर रुपीज होगा, मिलियन में है तो मिलियन में लिख देना, थाउजेंड में है तो थाउजेंड में लिख। अच्छा, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में मेन फर्क क्या है कि डायरेक्ट मेथड में हमें पता चल रहा होता है ये कैश इन हो रहा है और ये कैश आउट हो रहा है। इनडायरेक्ट मेथड में ऐसा नहीं है, हम ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस ले रहे होते हैं, उसके बारे में आज डिस्कशन कर दूंगा सेकंड लेक्चर के अंदर कि इनडायरेक्ट मेथड में कैश किस तरह से फ्लो कर रहा है, और डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट पता चल रहा होता है। जैसे इसमें सबसे पहले आपने लिखना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और हमेशा इसकी वर्किंग होती है कैश पेड टू सप्लायर, वर्किंग नंबर 2, कस्टमर से जो कैश आएगा वो इनफ्लो, सप्लायर को जो कैश पे करेंगे वो आउटफ्लो। कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस, जो बाकी एक्सपेंसेस के लिए कैश पे कर रहे होंगे वो यहां पर लिख देंगे। मोस्टली ये तीन चीजें आती हैं, बट चौथी चीज भी आ जाती है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अदर इनकम। बहुत रेयर केसेस में ये चीज आती है, 99% तो ये आती ही नहीं है अदर इनकम वाली बात, कि अगर कोई और इनकम है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिलोंग करती है तो उसको हम यहां पर लिख देंगे। यहां से जो आंसर आएगा पता है इसे क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद आगे सेम, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड,
उसके बाद यहां पर हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई फर्क नहीं है, वो बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम बाकी इनडायरेक्ट मेथड में करते हैं। तो मेजर इसमें पहले 3 जो वर्किंग है ये इंपॉर्टेंट है। पहली वर्किंग है कस्टमर अकाउंट, दूसरी है सप्लायर, तीसरी है कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंस। तो वर्किंग नंबर 1 आपने कैसे किया करनी है? वर्किंग नंबर 1, अच्छा इसका आप लोग डायरेक्ट हेडिंग देकर लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट हेडिंग देकर लिख लो, और अगर आप डायरेक्ट हेडिंग नहीं देना चाहते तो टी अकाउंट बना लो। लेकिन डेटर का हम नहीं बनाते, हम बनाएंगे कस्टमर अकाउंट। अब कस्टमर अकाउंट का क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं ब्रॉड ऑन। ब्रॉड ऑन भी 2 टाइप का इसका हो सकता है। ब्रॉड ऑन इसका 2 टाइप का हो सकता है। आप इसका स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, ओपनिंग बैलेंस, फिर जितनी सेल्स हुई प्लस कर दो, जितने उसको यानी कैरी डाउन पड़ा हुआ है वो माइनस कर दो, बाकी एंड पे आपके पास आ जाएगा कैश फ्रॉम कस्टमर। यहां पर आपके पास सेल्स आती हैं, अगर यहां पर ऊपर आपने लिखना है ना डेटर अकाउंट, तो यहां पर सिर्फ लिखोगे क्रेडिट सेल्स। अगर आप कस्टमर लिखना चाहते हो तो यहां पर आप टोटल सेल्स लिख सकते हो। अगर हम कहते हैं कि नहीं, हम तो जिस तरह से आई कैप का फॉर्मेट है उस हिसाब से करना चाहते हैं, तो इसको चाहे कस्टमर अकाउंट लिखो चाहे डेटा लिखो, तो फिर यहां पर सिर्फ कौन सी सेल्स आएंगी? क्रेडिट सेल्स आएंगी, और कैश सेल्स बाद में एज इट इज ऐड कर देंगे, क्योंकि कैश सेल्स कौन सी होती है? जिससे कैश डायरेक्ट फ्लो कर जाए। उसके बाद यहां पर ये ब्रॉड ऑन का मतलब है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये ब्रॉड ऑन क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। जब कस्टमर से हम एडवांस लेंगे तो वो लायबिलिटी बनती है, इसलिए कस्टमर के अकाउंट में ही क्रेडिट साइड पर लिख देते हैं, अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। फिर इसका कैरी डाउन अपोजिट साइड पे आ जाएगा, रिसीवेबल का कैरी डाउन यहां पर आ जाएगा। अब इसके अलावा कस्टमर अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं? अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्स रिटर्न गिवन है वो लिख दोगे, अगर क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट अलाउड गिवन है वो लिख दोगे। ये चीजें होती नहीं है बट अगर हैं तो, अगर क्वेश्चन के अंदर बैड डेट्स गिवन है वो लिख दोगे। कैश फ्लो में नहीं लेते, अपने अकाउंट के अंदर तो लेंगे ना, बैड डेट्स को कैश फ्लो के अंदर इग्नोर करते हैं, ये तो उसका लेजर बन रहा है। और भी अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको लगता है कस्टमर अकाउंट को अफेक्ट करती है तो उसको रिकॉर्ड करें, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस आएगा, वो किस नाम से आएगा? कैश के नाम से। ये हमारा बैलेंस होगा, ये हमारा बैलेंस होगा। ठीक होगी बात? अब जब ये बैलेंस निकलेगा हम ये लिखेंगे, ये वाला कैश प्लस कैश सेल्स, ये हमारी पहली हेडिंग पूरी हो जाएगी, कैश फ्रॉम कस्टमर। अगर यहां पर क्रेडिट सेल लिखोगे तो, अगर सेल की जगह टोटल सेल लिख दोगे ना, तो फिर ये जो कैश आएगा, फिर इसमें कैश सेल्स वाला भी कैश है और क्रेडिट कस्टमर वाला भी है। देखिए एक तरीका यह है कि अगर आपने यहां पर क्रेडिट सेल्स लिखी है तो ये जो कैश आएगा ये आएगा कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर,
और उसमें फिर कैश सेल्स ऐड करोगे, वो आ जाएगा टोटल कैश फ्रॉम कस्टमर। दूसरा तरीका होता है कि यहां पर टोटल या क्रेडिट लिख दो या टोटल सेल्स लिख दो। अगर टोटल सेल्स लिखोगे फिर ये जो कैश आएगा ये कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर भी आएगा और कैश कस्टमर वाला भी आएगा। अगर क्रेडिट सेल लिखोगे तो कैश सेल दोबारा ऐड करोगे, और अगर टोटल सेल लिखोगे तो दोबारा कैश ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर सेल्स टोटल लिखेंगे तो कैश भी टोटल आ जाएगा, अगर सेल्स क्रेडिट लिखेंगे तो कैश भी कौन सा आएगा, क्रेडिट कस्टमर वाला, और क्रेडिट कस्टमर वाले कैश में फिर दोबारा हमें ऐड करना पड़ेगा कैश सेल्स। ठीक है, ये दोनों में से जो भी तरीका है वो आपका सही है। अब दूसरा बनाते हैं सप्लायर अकाउंट। हमारे पास जो सप्लायर अकाउंट होता है वो उसका जो ब्रॉड डाउन होता है वो क्रेडिट साइड पर आता है, जो कैरी डाउन होगा वो अपोजिट साइड पर आएगा। और इसका भी हो सकता है लेकिन बहुत रेयर चांसेस है, अभी तक पेपर में नहीं आया, एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर। फिर उसके बाद यहां पर जो चीजें आती हैं वो परचेज, यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड, ये चीजें बहुत रेयर केसेस में आती हैं जो एक्स्ट्रा है। परचेज रिटर्न और कैश पे टू सप्लायर हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक होगी बात। कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर परचेजेस ही नहीं गिवन होती, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर परचेजेस ही नहीं होती, उसके लिए आप बनाओगे स्टॉक का लेजर। कौन सा लेजर बनाओगे, स्टॉक का लेजर बनाओगे। उसे कॉस्ट ऑफ सेल का लेजर भी कहते हैं, स्टॉक का लेजर भी कहते हैं। स्टॉक का लेजर कैसे बनता है, ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन, कॉस्ट ऑफ सेल और परचेज। ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल कभी कभी आपको सीपीएस से फाइंड करनी पड़ती है। कॉस्ट ऑफ सेल कभी कभी आपको सीपीएस से फाइंड करनी पड़ती है। स्टॉक का लेजर बना के यहां से परचेजेस फाइंड हो जाएंगी और परचेजेस को पुट करेंगे जाकर सप्लायर अकाउंट के अंदर, तो वहां फाइंड हो जाएगा कैश पे टू सप्लायर। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की नेचर पे, कभी डायरेक्ट सप्लायर अकाउंट बन जाएगा, कभी पहले स्टॉक अकाउंट बनेगा फिर सप्लायर अकाउंट। लास्ट लेजर मेन डायरेक्ट मेथड का एक्सपेंसेस अकाउंट। सबसे पहले अगर एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं तो डेबिट साइड पर, अगर एक्सपेंसेस प्रीपेड हैं, लेकिन याद रखें इस एक्सपेंसेस में सिर्फ वो चीजें आएंगी, मतलब इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट नहीं आएगा इधर, टैक्स पेएबल इसके साथ नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल नहीं आएगा, मतलब जिसको अलग से ट्रीट नहीं करते कैश फ्लो स्टेट, वो लेजर्स नहीं आएंगे। जो बाकी बड़े होंगे ना, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड इनकम, बाकी की या प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस इनकम, ये वो वाले ब्रॉड डाउन कैरी डाउन आएंगे। यहां पर आ जाएगा एक्रूड और यहां पर आ जाएंगे, जिसको अलग से डील करते वो नहीं आएंगे। किसको अलग से डील करते हैं, इंटरेस्ट को, टैक्स को, डिविडेंड को, तो फिर वो वाले नहीं। इसके अलावा
एसओपीएल के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस लिखे होंगे सारे तरतीब के साथ लिख देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं लिख लें। यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश आइटम्स, वो करके यहां पर अमाउंट आ जाएगी। ऑल एक्सपेंसेस माइनस नॉन कैश आइटम्स मतलब डेप्रिसिएशन, वो सारे इनकम एक्सपेंसेस जो एडजस्टमेंट में रिवर्स नहीं करते, वो सारे एक्सपेंसेस में से निकाल के बाकी एक्सपेंसेस यहां लिखने, क्योंकि वो तो है ही नॉन कैश आइटम। इसकी सबसे यानी जो इजी काम है ना कि कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस करने हैं यहां से, तो वो सिंपल जो एडजस्टमेंट में लिखते हो ना एक्सपेंसेस, वो सारे इन एक्सपेंसेस से निकाल के जो बाकी एक्सपेंसेस हैं वो यहां लिखते। फिर इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है नॉन कैश आइटम में तो कैश पे होता ही नहीं ना। जैसे अगर डेप्रिसिएशन है उसमें कौन सा कैश पे होता है, तो नॉन कैश आइटम्स, सारे नॉन कैश आइटम्स वो सारे वो यहां से हमने माइनस कर दिया। हाँ एक और चीज, यहां से बैड डेट्स भी माइनस करने हैं क्योंकि वो भी नॉन कैश होते हैं। उसमें हम क्यों नहीं करते, क्योंकि उसका इफेक्ट ऊपर और नीचे कैंसिल हो रहा होता है, इसलिए हम इग्नोर कर देते हैं। तो सारे नॉन कैश आइटम्स एक्सपेंसेस यहां पर लिखकर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस आएगा। अब तीन लेजर दोबारा एक नजर देखें, पहले तो फॉर्मेट को देखें ना। नॉन करंट एसेट्स के जो कॉलेज उसके अबाउट पेबल और रिसीवेबल से वो भी करनी है नहीं। हाँ जी, ये तीन चीजें, कैश फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर और एक्सपेंसेस पेड, या कोई और इनकम आती है तो वो रिसीव। कौन सी चार बातें, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस और कैश रिसीव फ्रॉम अदर इनकम। पहली वर्किंग कस्टमर अकाउंट बनाएंगे। कस्टमर अकाउंट में क्या होगा कि हमारे जितने कस्टमर रिसीवेबल हैं डेबिट साइड पर और कैरिड ऑन इधर, एडवांस टू कस्टमर, सॉरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये मोस्टली तो सिंपल ये कैश ही आता होता है। ये चीजें ना अगर आ जाए तो लिखते हैं, अगर नहीं आएंगी तो नहीं लिखें, क्योंकि ये आगे जाकर हमने कस्टमर का लेजर पढ़ना है फाइनल अकाउंट के अंदर, तब ये सारी चीजें आती हैं। कैश फ्लो के अंदर सिर्फ चार चीजें आती हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश और सेल। फिर सप्लायर के लेजर के अंदर उसका ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, परचेज अगर गिवन है तो ठीक है, वरना स्टॉक का लेजर बना लेना। और यहां से क्या फाइंड हो जाएगा, कैश पेड टू सप्लायर। फिर एक्सपेंसेस का लेजर बनाओगे, एक्सपेंसेस के लेजर में उसके ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन लिखकर टोटल एक्सपेंसेस माइनस उनमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश आइटम्स माइनस करके यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश पेड फॉर एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी सारा एज इट इज जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड है वही है। तो अगली क्लास में दो काम हमने करने हैं, एक इसका सवाल करेंगे और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट मेथड में बैकएंड पे कैसे कैश फ्लो हो रहा होता है।